एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का इस बड़ी कवरेज में मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। और अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा होता है उससे पीछे है बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी 242 सीटों पर लीड लिए हुए हैं। बीजेपी का वोट शेयर 2014-2019 की तरह ही है। हालांकि एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड बीजेपी ने इन जगहों पर क्लीन स्वीप किया है। सरकार बनाने को लेकर दोनों खेमों में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस बार जो किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, उनसे इंडिया अलायंस के लोग भी लगातार संपर्क में हैं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री तक का ऑफर दिया जा रहा है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। अमित शाह की चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात हुई है। सरकार बनाने को लेकर दोनों ही खेमों में हलचल है। हालांकि अभी जो तस्वीर है उसके मुताबिक एनडीए की सरकार स्पष्ट तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी संदीप चौधरी के पास कुछ और जानकारी के साथ, वहां से वो विश्लेषण भी करेंगे। संदीप। बिल्कुल अखिलेश, और जैसा आपने कहा 298 का आंकड़ा, लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो अखिलेश बता रहे थे वो है बीजेपी का 242, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी अपने दम पर अभी 30 सीटें कम है। अब मैं एक और थोड़ा सा दिलचस्प गणित आपके सामने पेश करता हूं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका जिक्र हो रहा है, मोटा मोटा 30 सीटें इनकी बांध लीजिए। 30 सीटें 298 में से आप अगर घटाते हैं तो ये आंकड़ा 268 पर आ जाता है, और 227 में जोड़ देते हैं 30 तो ये 257 का हो जाता है। तो अगर खेमे बदल जाएं तो खेल कितना पलट सकता है, उसी के चलते इतने फोन कॉल्स आपस में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह वो चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, एम.के. स्टालिन चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें, यानी कि उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला। ये पहली बार हुआ है उनके 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा उन्हें पूरी कामयाबी मिली, और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जो चाहा वो किया, कोई उसमें बाधा नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी प्लस, अडवाणी का वो फार्मूला एनडीए प्लस उन्होंने ठुकरा दिया। बीजेपी को इतना बीजेपी मजबूत हो जाएगी, एनडीए वाले अपने आप आ जाएंगे, ये उनका पूरा फार्मूला था। इसी तरीके से उन्होंने ये चुनाव भी लड़ा। सरकार तो बनती दिख रही है एनडीए की, या अटक भी सकती है? कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू उनकी राजनीति को हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार उनकी राजनीति को हम जानते हैं, और जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं इनके पास 1 सीट है, 2 सीट है, हम लोग 5 सीट चिराग पासवान है, हम लोग उनकी राजनीति को भी जानते हैं। सवाल यह है कि कहां से अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं अपने आप को एक क्षेत्रीय दल के लिए रोकता हूं, शरद पवार का हम जिक्र कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू से एम.के. स्टालिन बात कर रहे हैं, शरद पवार नीतीश कुमार से कर रहे हैं। क्या ये बात वो एक्सेप्ट भी करेंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। थोडं पुढे बोल, त्यांना ऐकू येत नाही. थोडे पुढे घेऊया का? थोडं पुढे घ्या. हां हां, थोडंसं मोठं बोल. माईक पाटील अशा माईक नाही. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसाधारणपणानं तुम्हा लोकांचं आणि आमच्या काही सहकाऱ्यांचं असेसमेंट जे होतं त्यापेक्षा वेगळा निकाल उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं दिलेला आहे. या निकालाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं. आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनी मिळाल्यात. त्याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जे सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं तर आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला
एक आणखी अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय. तो क्षेत्रीय क्षत्रपों का जो दौर देश में देखने को मिलता था, लग रहा है फिर से एक बार उसी तरीके की स्थिति बनती हुई दिख रही है. शरद पवार अचानक से देखिए कैसे सक्रिय हो गए हैं. संदीप, आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, एक तो मुझे ये बताइए इनकी सक्रियता क्या बताती है शरद पवार जी की, और संघ भी क्या अब इन्वॉल्व हो रहा है पूरे मामले में? देखिए, शरद पवार साहब ने जो अभी कहा उसका लबोलवाब ये है कि हिंदी पट्टी में भी जिस तरह से सहयोगियों ने काम किया और जिस तरह की हमको सफलता मिली है वो उत्साहित करने वाली है, और इससे पता चला कि बीजेपी का ग्राफ घट रहा है. ये बात तो शरद पवार ने कही, इसका मतलब है कि शरद पवार साहब ने एक पत्थर तो फेंक दिया. दूसरा, एक बड़ी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि मोहन भागवत साहब जो प्रमुख सरसंघ चालक हैं, वो इस समय नागपुर में हैं. परिणामों पे उनकी नज़र है और आज शाम को समीक्षा बैठक वो करने वाले हैं. संघ के अपने तंत्र के जरिए उस पूरे रिपोर्टिंग लेने वाले हैं कि कहाँ किस तरह का रहा. और अब मोहन भागवत की सक्रियता ये बताती है कि आने वाली सरकार की भूमिका में संघ भले सामने से ना सही लेकिन पीछे से जरूर रोल निभाएगा. नहीं तो संघ तो पहले भी सक्रिय रहा है ना, संघ की भूमिका तो पहले भी रही है सरकारों में, या इस बार बढ़ जाएगी? नड्डा जी ने कह दिया था कि संघ की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद लगने लगा था कि चुनाव जो है संघ के बिना हो रहा है, लेकिन अब चुनाव के बाद जो चुनाव हो रहा है वो संघ की मर्जी से. संघ के बिना चुनाव का ही तो नहीं ये परिणाम है? शायद ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि संघ अब चुनाव करेगा कि नेता कौन बनेगा, सरकार कैसी चलेगी. और संघ एक बात जरूर कहेगा जिसकी मैं आपको जो मतलब मुझे जानकारी मिल रही है वो ये कि संघ ये कह सकता है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति संघ के एजेंडे में नहीं है. तो संघ के एजेंडे में अगर वो नहीं है तो क्या एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है राजेश जी कि फिर जो अभी सरकार के चेहरे हैं उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है क्या? निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है, और बदलाव के कारण दो हैं. एक तो बाहरी वो है कि जो लोग मंत्री उनके हार गए हैं अब तो उनको चांस मिलेगा नहीं. दूसरा, जिन दलों को उनको अब संतुलन के लिए रखना पड़ेगा उन दलों के चेहरों को ना चाहते हुए भी स्थान देना पड़ेगा. ये एक बड़ी बात है. और लेकिन अब ये है कि जो लोग नरेंद्र मोदी का मिजाज जानते हैं वो उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या छोटे दल भी उनके साथ काम करना चाहेंगे, एक बड़ी बात है. मेरे साथ शिवम त्यागी भी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ गए हैं. शिवम जी, पहले भी आपसे लगातार बहस होती थी अलग अलग मसलों पर, चुनाव के दौरान भी आप एक टी शर्ट पहनकर आया करते थे जिस पर लिखा रहता था अब की बार 400 पार. क्या हो गया सर? नहीं, कुछ नहीं. 400 हमारा एजेंडा था. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, जिस तरीके से कैडर पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में रहा, लगातार 10 साल जीत कर आए, और आज भी अगर आप देखें तो मेरे और आपके दोनों के सर पे भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए 296 है, तो हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं. बहुत मेहनत के साथ हमने चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर अभी के हालात देखें तो इस टैली में अभी काफी कुछ बदलाव होने की गुंजाइश है. लेकिन विपक्ष का भी प्रदर्शन अच्छा रहा. लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, अगले 5 साल उनको अच्छे प्रदर्शन के साथ ही जो है अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा और अच्छे प्रदर्शन के साथ ही संतोष करना पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सरकार बनाएंगे और देश को एक जो है मजबूत सरकार देंगे. नेहरू जी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरे ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे जो तीसरे टर्म में अपनी पूरे टर्म करेंगे. तो ये देश के लिए गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए. बाकी हाँ, आपको बधाई है, वाकई में ये बड़ी बात होती है. तीसरी बार अगर आप सरकार में वापस लौट रहे हैं, अभी की जो स्थिति नजर आ रही है उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है. लेकिन पंकज जी, मेरा सवाल आपसे भी है, आप लोग अचानक से इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं? चंद्रबाबू नायडू की याद आने लग गई है, नीतीश कुमार जी को याद करने लगे हैं. क्या सर इसके पीछे क्या मसला है? कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज्यादा गंभीर मुद्दों पर बात करने की जरूरत है. ये तो आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन किससे मिलेगा, कौन कहां रहेगा. कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे, अब इनके साथ है, कल कहां होंगे कौन जानता है. वो तो वही लोग बताएंगे. असल मुद्दा यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दांव लगाया था मोदी जी पर कि मोदी जी को लाना है या मोदी बड़ी जी को खबर आ गई है, ये हराना. जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है. जीतन राम मांझी गया से जीत गए हैं, गया से एनडीए के जीतन राम मांझी जीत गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है. और जो मार्जिन रहा 1,02,263 वोटों का मार्जिन रहा है. और अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जीतन राम मांझी से खुद अमित शाह ने अभी बातचीत भी की है. एनडीए की जो कल बैठक होनी है उसमें उन्हें बुलाया भी गया है. आइए मैं आपको लिए चलता हूं दूसरे स्टूडियो से. मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं. संदीप. बिल्कुल, और यहाँ पर संदीप सोनवलकर मेरे नेम से एक बात कह रहे थे प्रभु कि संघ अब बताएगा, हरकत में भी आएगा और बताएगा कि व्यक्तिवादी राजनीति, ये पर्सनालिटी कल्ट नहीं चलेगा. ये तो पिछले साल भी बताया था ना संघ ने. ऑर्गेनाइजर में कर्नाटक की हार के बाद
साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के बल पर ही आप चुनाव नहीं जीतते रहोगे, पर उस बात को तो अनदेखा किया गया था। नहीं, वो आर्टिकल रेफरेंस दे रहे हैं, वो किसी संघ के अधिकारी ने नहीं लिखा था, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने लिखा था जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। हाँ, तो पर ऑर्गेनाइजर जो भी लिखा जाता है ये मान लिया जाता है कि वो राष्ट्रीय संघ का ऑफिशियल है। हाँ। मैं मैं उसमें थोड़ा विश्वास नहीं करता ज़्यादा, पर ओपिनियन एक जैसे आप कहते हैं टेस्टिंग करते हैं ओपिनियन की, वो टेस्टिंग की गई थी, जरूर ये बात है। परंतु मैं आरएसएस को अच्छी तरह अंदर से जानता हूँ, किस तरह से काम करते हैं, वो डायरेक्ट कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते। उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती है, मोदी जी। और अब तो बीजेपी सक्षम हो गई थी, अब वो बताएंगे कि हमारे बिना पूर्ण नहीं हो। आप बोलने देंगे तो आपको समझा दूंगा कैसे होता है। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे फिर नहीं होगा। क्यों आरएसएस का काम करने का तरीका क्या? अब जैसे बात हुआ कि जब 2004 के अंदर चुनाव हार गए थे तो अडवाणी जी का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आया था कि वी लॉस्ट अवर कोर कंस्टिट्यूएंट्स। उनकी हमने, जो हमारे खास लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी हमने परवाह नहीं की। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि हमने एलाइज के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनको छोड़ दिया। वही दोनों कारण हैं। अब वो बड़े नेता कह रहे थे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को छोड़ दिया, इतना विश्वास हो गया हमारे ऊपर कि पार्टी बड़ी हो गई। और जो हमारे अब नए लोग जो आए हैं, मोदी जी जब से ज़्यादा 52 लोगों को खड़ा किया जो डिफेक्टर हैं। मंत्री ऐसे लोग हैं जो बाबू रहे कभी और बीजेपी में रहे नहीं कभी। सारी की सारी सरकार बाबू चलाते, बीजेपी का संघ का कोई भी उसके अंदर नहीं होता था, चाहे वो चुनाव। संघ के सारे अधिकारी पार्टी के अंदर तो हैं। असल भाजपाइयों को लगा कि हमारी अनदेखी हो रही है। आखिरी सेंटेंस बता रहा हूँ जो मैं आपको, कि संघ के सारे प्रचारक 60 से ऊपर बीजेपी के अंदर विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। पहले उनको छूट होती थी कि कार्यकर्ताओं से कैसे काम लेना है, क्या मटेरियल देना है, कैसे काम कराना है। इस बार उन्होंने आउटसोर्स एजेंसी रख दी जो संघ के कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट करती थी कि आप इनको कैंडिडेट बनाइए, इनको सदिए। उसकी वजह से जो वो कदम ताल मिसिंग थी। पर बद्री, एक और चीज़, ये चुनाव, और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि हिंदू बनकर वोट करेगा, हिंदू मुसलमान का पुट इतना हावी था, या ये काट है कि जाति मुंह फिर से बा रही है, और वो जाति मुंह बाती दिखी है। बिल्कुल संदीप जी, मुझे याद है आपने ये डिस्कशन जब शुरू किया था, जब शरद पवार ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, और यही बात प्रभु कह रहे थे कि भाई कोई उनसे पूछ तो लो, सोर्सेज के हवाले से जब ये खबर चलती है। इस तरह क्राइसिस होते हैं, प्लांट किए जाते हैं, और हम पत्रकार कभी चेक करने का जो प्रिंसिपल है कि क्रॉस चेक करके आप लीजिए, वो हम लोगों ने ये खबरों की आपाधापी ऐसी होती है कि ब्रेकिंग न्यूज चलानी है कि नहीं चलानी। तो मैं कह रहा था कि जब मुझे याद है, जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था, थोड़े दिन बाद ही आपने एक शो किया था जिसमें ये बात कही थी। हाँ। उससे उस समय बहुत सहमत हम लोग नहीं थे। हाँ। लेकिन जो दिखने में आया, जिस तरह से रिजल्ट आगे बढ़ा, और चलिए आपने ये ईमानदारी दिखाई। हाँ बिल्कुल, नहीं हम सहमत नहीं थे, क्योंकि हम लोग का मानना था कि एक बड़ा इमेज, मोदी का इमेज काम कर रहा है, लार्जर देन लाइफ इमेज काम कर रहा है, जो और उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उसमें सब ढक जाएगा। जाति को अपने में समाहित कर ले रहा है, जाति डाइल्यूट हो रही है, कास्ट आइडेंटिटी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने और अपोजिशन ने, समाजवादी पार्टी ने कैंपेन किया, और कैंपेन से उन्होंने एक खास तरह की जो 400 पार का नारा बैकफायर कर गया, वो आरक्षण से, संविधान से जुड़ गया कि हमारा सुरक्षा कवच ही ना छीन ले बीजेपी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना 400 पार को उन्होंने एक भय के रूप में, यानी पूरा जो इलेक्शन कैंपेन अपोजिशन का था वो एक भय क्रिएट करने का और भय से मोबिलाइजेशन करने का। या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस या दम गुरूर? नहीं, उन्होंने मौका दे दिया ना, मौका दे 400 पार कह के उनको मौका दे। उस 400 पार को उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर दिया, उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो एक भय की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसमें एक और इनपुट मिल गया, तो वो एक लोगों को लगा कि नहीं 400 पार क्यों, उसको नीचे लाओ। तो मतलब एक अंडर करंट था, शायद हम पकड़ नहीं हुए। वो कि चुप है जी चुनाव, सब ये मान रहे हैं जी नहीं चुप है, तो ये मौन स्वीकृति है, और ये प्रो इनकम्बेंसी है। वो प्रो इनकम्बेंसी दरअसल नहीं थी। और उसी के कारण हुआ कि जो दलितों में पासीज वगैरह जो कि बीजेपी के वोट हुआ करते थे, उनमें फ्रेगमेंटेशन हुआ। लाभार्थी में भी बिल्कुल हुई, और वो एक सेक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तभी तो, नहीं तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसे थोड़ी आता। और मायावती, देखिए मायावती अनएक्सपेक्टेड ढुलमुल राजनीति एंड परपेचुअली सिटिंग ऑन द बिल्कुल वॉल, और ऐसा लगा कि भाई हाथी तो कमल का ही साथी है, वो अपना कहीं राजनीतिक अस्तित्व तो ही खतरे में नहीं, बिल्कुल उसके कारण या खत्म कर दिया। हाँ, उसके कारण उनकी क्राइसिस तो पैदा हुई। शाह ने कह दिया कि मेरी कोई बात नहीं। हाँ, ये लेकिन देखना अमित शाह ने भी कह दिया। लेकिन देखना ये है संदीप जी कि अभी बीएसपी का वोट परसेंट कितना होता है इस पर। हाँ। और उससे भी तय होगा कि कितना उन्होंने लूज किया है अपना, या जो लूज हुआ है वो बीजेपी का लूज हुआ है, क्योंकि
दलित वोटों में जो बीजेपी का शेयर था, अगर वो लूज हुआ है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, तो मायावती ने अपने वोट परसेंट को कंटेन रखा होगा। इसी और यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ ही देर में वहां पर राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। खबर यह भी आ रही थी कि शाम 7 बजे की जो बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर्स में तैयारी कर रखी है, वहां पर, हाँ अब लड्डू तो खैर कौन खाएगा, पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो अब ताल भी ठोकी जा रही है, पेशबंदी शुरू हो गई है अगर मैं कहूं। अब नहीं, बिल्कुल देखिए, दोनों तरफ से सरकार बनाने की कोशिश होगी। हाँ, दोनों ही पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हैं। दोनों को ही, जैसे कहा गया, इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक फिक्रा हम लोगों को दिया कि या तो हमारी संख्या बढ़ेगी या हमारा कुनबा बढ़ेगा। तो यहाँ पे संख्या बढ़ने की गुंजाइश तो कम नजर आती है, कुनबा बढ़ने की गुंजाइश भरपूर है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक क्षेत्रीय दल चलाता हूँ, तो क्या मैं मेरे पास 10-12 MP हैं, तो मैं एक ऐसी सरकार में रहना पसंद करूंगा यहाँ पे 250 का प्रधानमंत्री है, या ऐसी सरकार रहना पसंद करूंगा यहाँ पे 100 का कुछ और आ रही है। एक सेकंड, ये इतनी तेजी से जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश आपके पास क्या खबर है? देखिए, आज चुनाव नतीजों का दिन है, तो सवाल यह है कि किसकी प्रार्थना होगी स्वीकार। आइए बताते हैं। ये देखिए, 2024 की रोमांचक टक्कर में आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही हैं, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। अमेठी की जंग की बात हम कर रहे हैं। ये रोमांचक टक्कर जो इस बार देखने को मिल रहा है, बारामती में सुप्रिया सुले पीछे हैं, सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं। बारामती में जो लड़ाई नजर आई थी, इसके अलावा हुगली अगर की बात करें, लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की नेता पीछे चल रही हैं और रचना बैनर्जी आगे चल रही हैं, टीएमसी की प्रत्याशी हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहां भी बड़ा रोमांचक मुकाबला। मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आज सुबह से लगातार सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। चूंकि गठबंधन सरकार के दौर में हम वापस लौट रहे हैं, कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेती हुई नजर नहीं आ रही है। चुनाव नतीजों के बीच बीजेपी में बड़ी हलचल। खबर यह है कि जेपी नड्डा अहम बैठक करने वाले हैं। सरकार गठन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बैठक होनी है। इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, यानी बातचीत का सिलसिला, फोन करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तो एनडीए की बात हो रही है। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं। यानी संभावनाओं के तमाम द्वार खुले हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा, इस पर हम सब की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। चूंकि रिजल्ट का जो इंतजार था वो तो आ गया, लेकिन अभी भी कौतूहल बना हुआ है। तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी ना मार दे। मतलब तमाम तरह की जो संभावनाएं, उन पर चर्चा हो रही है। इस बीच संदीप, आप कुछ बड़ी खबर बता रहे थे। देखिए, जो मेरी जानकारी मैंने आपको बताया था कि संघ मुख्यालय में समीक्षा जारी हो गई, और उसी में अगला खबर यह है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने अरुण सिंह से और अरुण सिंह जी के जरिए राजनाथ सिंह जी से फ़ोन पर बात की है। और उसमें एक जो संदेश दिया गया, वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहा गया है कि सहमति बनाने की कोशिश की जाए। अब किसके नाम पर सहमति बनाई जाए, ये नहीं कहा गया। अच्छा, सहमति बनाने की कोशिश की जाए, इसको हम अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहें तो इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि सबसे बातचीत करके ही कोई नाम अनाउंस किया जाए। मतलब तय नहीं है सब कुछ? कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो संघ की भाषा है वो ये कह रहा हूँ। संघ ने ये कहा है कि सहमति बनाकर ही कोई नाम अनाउंस किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर इस पर ये जो कह रहे हैं ये बात सही है, तो इसके तो कई अर्थ निकलेंगे फिर। देखिए, जब संख्या बल साथ में नहीं है तो फिर कहीं ऊपर से भी कोई नेता चुनने की बात की जा सकती, नहीं तो मन टटोलना तो हो ही सकता है। जैसे कि नड्डा ने बयान दिया था कि संघ ने अब हमको अपने हाल पे छोड़ दिया है। एक बात यह भी है चंद्रचूड़ जी, अभी भी अगर बीजेपी इस वक्त 242 सीटों पर लीड कर रही है, तो वोट तो मोदी के नाम पर मिले हैं ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उनको ना सोचकर किसी और पर चर्चा कर लें? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई चर्चा ऐसी होगी, और मुझे तो कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में मंथन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, और वो अपने हिसाब से अपनी कुछ नीतिगत फैसले ले सकते हैं। पर ये सारे, मुझे जो लगता है कि ये एक परसेप्टिव टॉक है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है। मुझे सरकार बीजेपी की बन रही है, और मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है, खास करके उस नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दरअसल मैं देश भर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए 28,500 किलोमीटर बाय रोड घूमा,
आपने देखा होगा कार्यक्रम, तो कई जगहों पर प्रत्याशी से लोग नाराज थे जो बीजेपी को वोट करना चाहते थे, लेकिन फिर कहते थे कि वोट तो हम मोदी को ही देना चाहते हैं, इन्हें नहीं देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। कुछ इस तरह के लोग भी मिलते थे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा खतरा बीजेपी मोल ले सकती है कि मोदी नहीं कोई और नाम आ जाए सामने? तक हालांकि ये बैठकें चल रही हैं जैसा हमारे कुलीग्स बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक नहीं लगता है मुझे कि मोदी फैक्टर काम किया है। आप भी जानते हैं, ग्राउंड पर गए थे, अगर कहीं कैंडिडेट्स मजबूत रहा है लेकिन कहीं सिर्फ मोदी जी के भी नाम पर मिला, इस बात से इस वक्त भी हम नहीं नकार सकते। लेकिन दूसरी बात अखिलेश, यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि गठबंधन की राजनीति का दौर पुरजोर एक बार फिर, जो हम पहले देखते थे ना, रिपोर्टर चक्कर लगाते रहते थे, कहाँ मीटिंग हो रही, कहाँ बैठक हो रही है, वो हमें फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। और ये बहुत संवेदनशील होता है क्योंकि एक छोटी सी बात से भी यहाँ से वहाँ लोग चले जाते हैं। तो इस समय ये बहुत संवेदनशील मौका है और कौन कहाँ किसके साथ मिल रहा है और कहाँ बात आगे बढ़ रही है, इस पर हमें बहुत पैनी नजर इस वक्त। हमारी पैनी नजर बनी हुई है, कौन कहाँ मिल रहा है, कौन किसको टेलीफोन कर रहा है, हर खबर एबीपी न्यूज पर आगे भी देखते रहेंगे। तो नतीजे तो आ गए, सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आपने देखे भी, लेकिन सस्पेंस के जो बादल हैं वो अभी भी नहीं छट रहे हैं। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार से खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। 1 घंटे पहले भी पहुंचे थे, लेकिन तब नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया था कि दरअसल वो लंच कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पाए। अब फिर से करीब घंटे भर के बाद सम्राट चौधरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। लंच की वजह से पहले मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यही मसला था? अब से 5-7 घंटे पहले भी अगर नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचते तो क्या नीतीश कुमार ये बात कह देते कि लंच कर रहा हूं, अभी नहीं मिलूंगा? ये आप भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार के क्या संबंध है, और अभी नीतीश कुमार ड्राइविंग फोर्स है। नीतीश कुमार जहां जाएंगे पलड़ा भारी हो सकता है, और चंद्रबाबू नायडू तो जो है अब जो घटक हैं ये महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति में, और नीतीश कुमार बहुत ही प्रासंगिक होने जा रहे हैं आगे के दिनों में। प्रासंगिक होने जा रहे हैं। पंकज जी भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ कुछ मेलजोल बढ़ा रहे हैं क्या सर आप लोग? और एक बड़ी खबर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन बता दूं एक अपडेट दर्शकों तक ये जानकारी मैं पहुंचाना चाहूंगा। नतीजों का अलर्ट है। कैसरगंज से बीजेपी के नेता आगे चल रहे हैं। करण भूषण सिंह जीत चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण सिंह जीत चुके हैं। चुनाव जीतने की खबर, बड़ी खबर। और पंकज जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, देखिए असल बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाया था, जाति जनगणना का प्रश्न उठाया था, भागीदारी का सवाल उठाया था, इन सारे सवालों पर नीतीश कुमार साथ थे। अब जिन भी वजहों से वो गए हों, आज सवाल यह है कि क्या राजनीति किन मुद्दों पर होगी। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, सरकार किसी की भी बने, कैसे भी बने, वो तो अभी कुछ दिन में साफ होगा, लेकिन राजनीति अब सामाजिक न्याय के प्रश्न पर होगी, भागीदारी के प्रश्न पे होगी, जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा, आरक्षण में बढ़ोतरी और एक बड़ी खबर बता दूं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। आज शाम 5:30 बजे राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंकज जी बात पूरी करिए, फिर मैं शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगा। जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने जो इस पूरे कैंपेन में जो चीजें तय की थी, वो चाहे रोजगार का प्रश्न हो, चाहे वो महंगाई का प्रश्न हो, सामाजिक न्याय का प्रश्न हो, महिलाओं का सवाल हो, या फिर मजदूरों का सवाल हो, इन सवालों पर भारत की राजनीति लौटेगी। और जो लोग स्यापा कर रहे हैं कि गठबंधन का दौर शुरू हो गया, उन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब गठबंधन होता है तो इस देश में संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं, वो मजबूत होती हैं। जो अपने को महाबली समझ लेता है, लोकतंत्र के ऊपर समझ लेता है, जो संस्थाओं के ऊपर समझ लेता है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। और इसलिए भारत की जनता ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने, यह साबित किया है कि संविधान बचाने का काम कोई एकेडमिया का काम नहीं है, यूनिवर्सिटीज के सेमिनार का काम नहीं है। भारत की जनता इस देश में संविधान बचाने और बीजेपी की बन रही है ना, एनडीए की सरकार बन रही है ना। ये बातें चुनाव के दौरान भी आप लोग कह रहे थे, लगातार कह रहे थे। मैंने आपसे फिर कहा, जनता ने ज्यादा भरोसा तो बीजेपी पर किया है। मैंने आपसे फिर कहा, बोलिए। नहीं, बीजेपी पर भरोसा किया होता तो पूर्ण बहुमत मिलता। वो कह रहे थे 400 पार, वो कह रहे थे हम अकेले सरकार तो बनाएंगे। शिवम जी जवाब दीजिए। मोदी जी को दांव पर लगाया। जनता का पूरा भरोसा नहीं है आप पर, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता।
272 भी अकेले नहीं भारतीय ठीक है पंकज जी, हो गई आपकी बात। हाँ शिवम जी, ब्रांड मोदी यहाँ पे ध्वस्त हो गया है। रुक जाइए, थैंक यू। पहले तो सबसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इससे पहले भी एक डिस्कशन आपके स्टूडियो में चल रहा था, कहा गया कि वो वन मैन शो जो था वो बात नहीं रही, वो चीजें नहीं रही, नरेंद्र मोदी का ऑरा चला गया। मुझे एक चीज बताइए, पिछले 25 साल में कौन नेता इस देश में नरेंद्र मोदी से जाकर ज्यादा सीटें लेकर आया है? अटल बिहारी जी के 5 साल भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 की कांग्रेस की कितनी सीटें थी? भारतीय जनता पार्टी 2014 में 2019 किसकी ज्यादा सीटें थी? आज भी भारतीय जनता पार्टी 242 सीटें लेकर बैठी है और 40% से ज्यादा वोट लेकर बैठी है। पिछले 25 साल में हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हुआ जो इतनी वोट ले आया हो। लड्डू बांटिए, लड्डू बांटेंगे भाई, हम बीच में मत बोलिए, झूठ नहीं होता। लड्डू बांटेंगे, लड्डू तो बांटेंगे, ऑफ कोर्स बांटेंगे। आप खुश अगले होइए, 5 साल और विपक्ष में पड़े रहना है आपको। खा लीजिए, पर अगले 5 साल और विपक्ष में पड़े रहना है जो एक आपको। तरह से चिल्लाते काल रहिए, बनकर कोई लाभ नहीं हुए होगा। थे नरेंद्र मोदी, आज भी उनका हार रथ गए हो रोका भाई, है। अगले 5 साल की तैयारी करिए। अगले 5 साल की तैयारी करिए, के लिए बारी-बारी से अगले बोलिए भाई। 5 साल की तैयारी करिए। अखिलेश जी आप इनको रोकिए, अरे बारी-बारी से बोलिए पंकज जी, कोई लाभ नहीं है इनका। पंकज जी, पंकज जी, अरे पंकज जी सुन तो लीजिए, उनको बोलिए, आप मुझे बोलना है, मैं उनके सुन बीच में लीजिए, नहीं मैं आऊंगा आपके पास, आपकी अपनी उनके बारी बीच में में बात नहीं रखिएगा ना, बोलना है। कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा उनके बीच में ऐसे। नहीं शिवम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पंकज जी सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, मुझे तो सुन लीजिए कम से कम। पंकज जी आप, आपकी बारी होगी तो अपनी बात रखिएगा, शिवम त्यागी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। यही देखिए, शिवम जी बोलिए। अच्छा शिवम जी की आवाज ऑन एयर जाएगी, शिवम जी बोलिए। मुझे सुनिए, पिछले 25 साल में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा, प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं? एक बार प्लीज आप रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है, उनसे बेहतर चिल्ला सकता हूं। बोलिए बोलिए शिवम, आप बोलिए। थैंक यू। पिछले 25 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा वोट उनके नाम पर किसी से और नहीं मिले हैं। और कांग्रेस वालों को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार 15वें साल आप 100 सीटों से नीचे आने वाले हैं। पिछले 10 साल में आपसे 100 सीटें पार नहीं हुई, आज भी 100 सीटें पार नहीं हुई है। इतना उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी हार ही रहे हो, अभी भी विपक्ष में ही बैठे हो। कौन सा नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हो भाई? और सुनिए, ये हाइपोथेसिस से बाहर निकलिए, वो कहां से यहां से वहां आ जाएगा, वहां से यहां आ जाएगा। आज भी बोर्ड पर 297 एनडीए की लगी हुई है, इंडिया अलायंस की नहीं लगी हुई, सारे इकट्ठे होकर नहीं हरा पाए नरेंद्र मोदी को। सो कृपया करके ये ज्ञान और भाषण कहीं और दीजिएगा। और सुनिए, इन्होंने कहा कि अलायंस की राजनीति चलेगी, बिल्कुल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, एनडीए अपनी बार भी 3 को लेकर आ रहा है और यही रियलिटी है। आने वाले समय में क्या होना है उस पर अपना राय बनाते रहिए। और एक विषय बहुत साफ है, जिस तरीके का चुनाव हुआ, कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए, लेकिन इतना तय है कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के नाम पर वोट पड़े हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैं इसी का जवाब लेता हूं पंकज जी से। 100 पर नहीं पहुंचे पिछले 15 साल। पंकज जी, आप इस हार में भी अपनी जीत कैसे पढ़ रहे हैं? अपनी जीत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी है ना। देश को आप सारे इस मिलकर देश हार को गए। आप सांप्रदायिक विभाजन के लिए सारे मजबूर मिलकर कर हार रहे गए। थे। आपने विषय सारे में मिलकर भाषण हार दिए, गए। आपने इस देश सारे के मिलकर लोगों हार को गए। राज्य बांटा, क्या राहुल आपने इस गांधी देश और के क्या लोगों तमाम को लोग गद्दार सारे मिलकर कहा, हार गए आपने भाई। इस देश के लोगों के एक देशभक्ति से को बड़े सवाल बड़े उठाया। अपने आप को सुपरस्टार समझने वाले हार गए। पूर्व प्रधानमंत्री हार मनमोहन गए सिंह सारे। कहते हैं, और अभी की बड़ी खबर मैं बता दूं, शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को पहुंचने का संदेश दिया गया है बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप वहां पर पहुंचें और आज की इस जीत को सेलिब्रेट वहां पर किया जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। देखिए बद्री जी, एक सवाल जो मैं उन नेताओं से भी पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल लीडर से भी, ये लोकतंत्र है और यहां जो जीता वो सिकंदर। सरकार तो बीजेपी बना रही है, बीजेपी जीत गई है। बिल्कुल, बीजेपी जीत गई है, सरकार बनाने जा रही है। और सचमुच कहा आपने, जो जीता सो सिकंदर। और जो सरकार बनाने जा रही है, अब सारे इक्वेशंस उसके हाथ में ही रहेंगे। वो सारा ये जो चल रहा है ना कि ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इसके सारी शर्त अब बीजेपी ही तय करेगी। लेकिन ये है कि बीजेपी को अपने एक एक वोट बचा के रखना होगा, मैंने संगोरना है। ये टाइम है उसको संगोरने का। उनको चूंकि खोना कुछ भी नहीं है, उनको तो जो पाना ही पाना है, तो दे आर वेरी एग्रेसिवली मोबिलाइज कर रहे हैं। इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया। बीजेपी अपने को एक एक वोट को, एक एक साथी को, एक एक संगतिया को, उसको संभाल के रखना है। और वो जा रही है सरकार बनाने, ये बड़ी कहते हैं ना एक जिम्मेवारी के साथ। और एक कहते हैं ना बहुत ही सेंसिटिव टाइम है बीजेपी के लिए, और वो शायद उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। एक सवाल ये भी है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नाटक वगैरह की अगर मैं बात करूं, दक्षिण के राज्यों की बात करूं, तो यहाँ से बीजेपी के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है? केरल से मैं जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ केरल के देखेंगे तो केरल के बीजेपी पे पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा था। वो 2 सीट में अभी आगे हैं।
शशि थरूर कैचिंग अप कर रहे हैं, पर फिर भी 2 सीट का फायदा हुआ है। पहली बार बीजेपी अकेले जीत रहे हैं वहाँ पर। त्रिशूर में कंफर्टेबल मार्जिन है, 60,000 का लीड है वह उनके। और कर्नाटका तो ये तो बीजेपी के लिए बड़ी ज्ञान है ना, अगर इस तरीके से ग्राउंड वहां पर ले रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ हैज बीन सेविंग ग्रेस फॉर बीजेपी की बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, नतीजों का जो अलर्ट है, कैराना से एसपी की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन, वो जीत गई हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, कैराना से जो खबर आ रही है। और एक सवाल सर मैं आपसे समाजवादी पार्टी के संदर्भ में पूछना चाहूंगा, जिस तरह की जीत उन्हें मिल रही है, जो नतीजे लगातार आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये कम से कम सपा के लिए तो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि उम्मीदों का जो उनका उफान है वो आएगा आने वाले दिनों में। देखिए, मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव को जिस तरह से पराजय 1-2 चुनावों में देखनी पड़ी, उससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव प्रचार अभियान चलाया, उससे केवल अखिलेश यादव को नेता ही नहीं मान लिया गया है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इस बार मायावती जो बीएसपी के मतों को जो है उसमें उन्होंने सेंध लगाई है। और बीएसपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ लौटा है, क्योंकि बीएसपी से उसका मोहभंग हो गया था। उत्तर प्रदेश का कुछ समीकरण आने वाले दिनों के लिहाज से बदलता दिख रहा है क्या छोटे में? बिल्कुल मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब ये जो कह रहे थे कि अब दलित वोटों पर सबकी तरफ से सेंधमारी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीएसपी के वोट से ज़्यादा ये वो वोट हैं जिसमें से कुछ परसेंट जो बीजेपी के वोट थे वो उधर गए हैं। यहाँ से मैसेज आगे क्या जा रहा है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो असर पड़ा है संविधान बदलने वाली बात को लेके। वो जो दलितों का वोट, मैं 21% में 11% केवल जाटों की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल पासी भी है, ये सारे जितने भी वोट है, ये वोट ज़्यादा जो शेयर है वो उसका बीजेपी से गया, जो कन्वर्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की सीट में। संगठन नहीं था मुलायम सिंह के बाद, कई झटके भी खाए अखिलेश यादव ने, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने यादव में केवल 5 टिकट दिए, और इसके अलावा ये देखा ही नहीं कि मुसलमानों को टिकट देना है या फला जात को टिकट है। उसने जिस जगह पे जो कास्ट इक्वेशन बना के समझा, वो बहुत स्मार्टली टिकट दिया और वो नंबर्स में कन्वर्ट। तो ये फॉर्मूला तो कामयाब हो गया ना? अगर मैं सही हूं तो समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है उनकी। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के लिए आगे संभावनाओं के रास्ते खुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार अच्छा किया कि उन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई किया। पहले यादवों को ही बहुत सारी टिकट दे देते थे, यादव मुस्लिम अलायंस। इस बार यादव मुस्लिम अलायंस को उन्होंने एमबीसी जो ओबीसी तक ले जा करके और नॉन जाटो दलितों तक ले गए, जो कि बीजेपी की स्ट्रेटजी हुआ करती थी। बीजेपी के स्ट्रेटजी को उन्होंने अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर बार रीअसर्ट करती है और अगली बार पिछले बार से ज़्यादा मजबूत होकर करती है। तो बीजेपी के पास सर एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेंट लगा है यूपी में बीजेपी को, उसकी क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती हैं? देखिए, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से अपनी रणनीति बना रही थी, और मैं कहूँगी कि इस पूरी कहानी में अखिलेश यादव का जो उदय फिर से हुआ है वो एक देखने की बात रहेगी। तो जिन वर्गों पर, जैसे ओबीसी पर जोर दिया, कैंडिडेट सिलेक्शन पर जोर दिया, उनकी जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बहुत तरह से, और मल्टीपल डायमेंशन है, मैं एक इशू पर नहीं बात कर पाऊंगी, मल्टीपल डायमेंशन है जिस पर समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी रही है, बहुत ही पॉइंटेड रही है। और जो समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है उसी का फायदा मिला है क्या? सिर्फ उसी का फायदा है या बीजेपी की रणनीतियों की के तौर पर देखें तो फेल्योर है? हम मॉर्निंग में भी यही आपसे शेयर किया था कि बीजेपी के जो सांसद रहे हैं उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त रहा है, वो क्षेत्र में जाते ही नहीं थे। और लोगों की ये जो तस्वीर, एक मिनट, चिराग पासवान के घर के बाहर से जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए बालकनी में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी माताजी के साथ नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और जबरदस्त जीत उनकी पार्टी को मिली है। 5 में 5 सीटें जीत गए वो, मतलब स्ट्राइक रेट 100%। जी, वैशाली में फाइट था लेकिन वहाँ भी 40,000 से बीना देवी जीत गई। हाजीपुर में 80,000 से ऊपर से चिराग पासवान जीत गया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था वहाँ की कुशवाहा वोट नहीं दिया है। तमाम ईफ एंड बट के बावजूद चिराग पासवान 5 में 5 सीट जीत गए, खगड़िया जीत गए। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है। आदि मोदी कैबिनेट में मुझे लगता है चिराग पासवान को महत्वपूर्ण पद मिलने जा रहा है। और मैंने कुछ लड़कियों से बात की थी, तो जो फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स हैं उन्होंने, जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र शेखावत जीत गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र शेखावत 1,11,000 वोटों से जीत गए हैं। हाँ,
के लिए बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त बनाई है, अच्छी फाइट भी दी है। सचिन पायलट ने वहाँ काफ़ी मेहनत की है, टोंक और दौसा में खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं। सचिन पायलट को अगर पिछली बार उतनी जगह नहीं मिली तो इस बार जो जगह मिली है उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया, जिसकी पार्टी को ये अशोक गहलोत का जो है वो गृह जिला है जोधपुर की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए लगातार बीजेपी वहां कई चुनाव से बढ़त बनाए हुए है। इसलिए कि पश्चिम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा अनुकूल रहा है पहले, और इस बार अभी तक हम लोगों ने सुबह से जो ध्यान नहीं दिया है, जातिगत वोटों पर तो बात की है, लेकिन वसुंधरा राजे की उपेक्षा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ी है। और ये वो इलाका है जहां पर राजशाही वाले परिवारों का प्रभुत्व रहा है। वसुंधरा की उपेक्षा से पश्चिमी राजस्थान से लेकर हाड़ौती तक, जो कोटा, झालावाड़, झालरापाटन से लेकर के वहां तक है, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ। और रायबरेली से जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, 3.5 लाख वोटों के आसपास राहुल गांधी लगातार वहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त 3,65,000 वोट से रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से लगातार सबसे तेज नतीजे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और अभी तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी की मैं बात करूं तो बीजेपी 242 सीटों पर अभी आगे चल रही है और एनडीए 297 सीटों पर, जबकि कांग्रेस वाला इंडिया अलायंस जो है वो 227 सीटों पर आगे है। तो गठबंधन की सरकार बनेगी, ये बात लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि अब तक के जो रुझान है ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा। अब लगभग इसे फिक्स माना जाए कि अब यहां पर ये चीजें टिक जाएंगी आकर। बिल्कुल, 1 बजे, 1:15 बजे के आसपास तक जो पिक्चर थी, अब उसका फ्रेम आपको फ्रीज दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बहुत रद्दोबदल नहीं हो रहा है, एक आधी सीट ऊपर नीचे, तो उससे समझ में आ गया कि एक बार गठबंधन वाला दौर आ गया है वापस, और अब गठबंधन धर्म निभाने वाला समय भी आ गया है। अब जो छोटे दल होंगे वो किंग मेकर कहलाएंगे। अब वो छोटे बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी जो हमेशा, जिससे हम लोग अपनी उम्र में जिस चुनावों से परेशान हो गए थे, अब ये स्थिर सरकारों वाला दौर ये आज हम खत्म होता फिर देख रहे हैं। लेकिन देखिए, गठबंधन की सरकारों को हो सकता है 10 साल 15 साल बाद ये जो व्यवस्था आई है इसका कुछ सकारात्मक नतीजा दिखाई दे, कुछ पकड़, कोई शिकंजा जनता ये कहे कि हम इसको पकड़। मैं मान के चलता हूं कि जनता ने सरकार के जो एंटी इनकम्बेंसी के थोड़ा सा खिलाफ वोट दिया है। ये सीटें खसक के गई हैं इंडी के पास, इंडिया गठबंधन के पास, वो सीटें गई तो बीजेपी की हैं, यानी बीजेपी से हल्की सी एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी। सरकार तो देखिए एनडीए की बन रही है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि विपक्ष जो है अब और ज्यादा मजबूत इस बार नजर आने जा रहा है सदन के अंदर, क्योंकि इतने सांसद अगर विपक्ष का चुन के आ रहे हैं तो राज्यसभा तक ये चीज जाएगी ना फिर तो। बिल्कुल, देखिए, इससे डेमोक्रेसी, कहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत होती है जब ये गठबंधन की सरकार चलती है तो। लेकिन इससे खतरा भी होता है कि इससे जो डिसाइसिव गवर्नमेंट है, जो बड़े काम करना चाहती है, वो नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको प्रेशर्स पे रहना पड़ता है। प्रेशर दो तरफ से, एक जो अपोजिशन स्ट्रांग है उसका प्रेशर, दूसरा आपको अपने अलायंस को संभाले रखना है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को संभालना है। तो एक जो एक निर्विघ्न सरकार होती है ना। आपका क्या आकलन है सर, बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां हो सकती हैं अगर इस तरीके के हालात हैं तो? बीजेपी के लिए कठिन समय होगा। एक तो परिवार संभालना, गठबंधन संभालना, दूसरा कड़े डिसीजन लेना, बड़े डिसीजन लेना, जिसके आदी रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो कैसे चलाएंगे। तीसरा, बीजेपी एज पार्टी के लिए अखिलेश जी बड़ी समस्याएं हैं। एक तरफ तो साउथ उनके लिए संभावनाओं का नया प्रदेश है, तमिलनाडु में पहली बार इंटर किया है, एक उनको ग्राउंड मिला है। केरल में जो एक तरह से उनकी पॉलिटिक्स के काउंटर पॉइंट रहे हैं, यानी फिलोसफिकली काउंटर पॉइंट रहे हैं, वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। तेलंगाना और आंध्र में नई जमीन उनको मिली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जीत के बाद बधाई देता हूं कि एक बार फिर, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि
विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का आज फोन आया, कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। कम सीटें आई हैं, इसे किस रूप में आप देखते हैं? भाई अभी आप डिपेंडेंट है रीजनल पार्टी पर। अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। क्या बार्गेन करेंगे? मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीणा देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल आदरणीय जीतन। तो चिराग पासवान जो काफी गदगद दिखाई दे रहे हैं, रंग गुलाल लगाए हुए जीत का जश्न। हालांकि अभी पूरी तरीके से रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन रुझानों में जिस तरीके से वो जीत की तरफ बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं, उन आंकड़ों से खुश होकर साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया और कहा कि ये जीत का सेहरा उनके सर बनने की तैयारी में है। बहरहाल, लेकिन अभी रुझान है, लेकिन रुझानों में एक तरीके से तस्वीर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। 543 सीटों की ये पूरी तस्वीर आप टैली में लगातार देख रहे हैं। 296 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 228 सीटों पर इंडिया गठबंधन लीड करता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। और अब आपके सामने कुछ हम ग्राफिक्स रख रहे हैं और ये देखिए, बिहार की 40 सीटों का अभी जो रुझानों में नतीजा सामने आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कौन आगे, तो यहां पर 32 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर लीड कर रहा है। 2 ऐसी सीटें जो अन्य के खाते में जा सकती है रुझानों के हिसाब से। तो ये बिहार की 40 सीटों का पूरा लेखा जोखा फिलहाल रुझानों के हिसाब से। अब नतीजे क्या आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। अब एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अखिलेश के पास। तो देखिए, आज नतीजों का दिन है, किसकी प्रार्थना होगी स्वीकार, ये सवाल बना हुआ है। आपको दिखाते हैं जो बड़ी टक्कर नजर आ रही है उस पर जरा एक नजर डाल लीजिए। और बड़ी टक्करों की अगर बात की जाए तो आपके सामने देखिए जो आंकड़े हैं। 2024 की रोमांचक टक्कर में स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं और किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। 2024 की ये बहुत ही रोमांचक टक्कर है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं और माधवी लता बीजेपी की प्रत्याशी अब पिछड़ चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद के बाद हम बात कर लें तिरुवनंतपुरम की, तो शशि थरूर कांग्रेस के प्रत्याशी आप देख रहे हैं वहां पर, और उनके और राजीव चंद्रशेखर के बीच मुकाबला है बीजेपी के नेता के बीच।